तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आज हम समझेंगे पाचन एवं उत्सर्जन तंत्रों के विषय में मुख्य मुख्य पॉइंटों को नोट करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य इनकी संरचना समझेंगे, प्रमुख कार्यों को समझेंगे और ये ऊर्जा नियोजन किस प्रकार से करते हैं यह भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा यह समझ लें विद्यार्थियों कि जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल एवं रेशे के द्वारा शरीर में ऊर्जा निर्माण, तापमान संतुलन, कोशिकाओं का पुनः निर्माण एवं वृद्धि आदि कार्य किए जाते हैं। और पोषक तत्वों का अवशोषण पोषक तत्वों के उपभोग के साथ जुड़ा है। ठीक विद्यार्थियों, आगे थोड़ा समझ लें कि पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पाचन क्रिया के संपादन में शरीर के जो अंग अपना सहयोग देते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक, यह ध्यान रखना। यानी पाचन क्रिया के संपादन में शरीर के जो अंग अपना सहयोग देते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। और पाचन तंत्र के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। पहला पोषण नाल एवं इसका दूसरा सहायक अंग। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाचन तंत्र के कितने भाग हैं? तो 2, पोषण नाल और सहायक अंग। ठीक, अब आगे हम समझें, पोषण नाल को समझते हैं और मुख्य पॉइंटों को आप नोट करिएगा। विद्यार्थियों, पोषण नाल, पाचन नाल, आहार नाल मुख से गुदा द्वार तक 9 से 10 मीटर लंबी अनैच्छिक, या ध्यान रखना, अनैच्छिक पेशियों से बनी होती है। ये जो पोषण नाल है, पोषण नाल इसे कहें या पाचन नाल इसको कहें या आहार नाल कहें, कुछ भी कहें, लेकिन यह एक ही है, यानी इसका पर्यायवाची है। पाचन नाल का यह पर्यायवाची है, यानी पोषण नाल, आहार नाल। ठीक, यह मुख से गुदा द्वार तक 9 से 10 मीटर लंबी होती है और अनैच्छिक पेशियों से बनी होती है या अनैच्छिक पेशियों से बनी होती है। और चौड़ाई अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से होती है, यानी अलग अलग स्थानों के जिस हिसाब से जहाँ ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसकी चौड़ाई होती है। और संरचना एवं कार्य के आधार पर, जैसे जो संरचनाएं हैं और कार्य के आधार पर आप इनके जो है भाग देख लें। प्रकार: मुख, ग्रेसनी, ग्रासनली, आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र। क्षुद्रांत्र मतलब बड़े छोटी आँख, बृहद्रांत्र मतलब बड़ी आंत। तो पोषण नाल के पर्यायवाची पाचन, आहार। ठीक, और यह मुख से गुदा द्वार तक 9 से 10 मीटर लंबी होती है और यह अनैच्छिक पेशी से बनी होती है और इसकी चौड़ाई अलग अलग अपने कार्य के हिसाब से चेंज रहती है। और संरचना के आधार पर अगर इसको जो है समझेंगे तो संरचना के आधार पर आपको यह ध्यान रखना और क्रम से ही आपको यह नोट करना है, क्योंकि ये क्रम मिलाने के लिए भी आ जाता है। तो सबसे पहले मुख, दूसरा है ग्रेसनी, तीसरा है ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर पक्वाशय, फिर क्षुद्रांत्र और फिर बृहद्रांत्र। ठीक, ये विभेद हैं तथा पाचक रसों को बनाने वाली ग्रंथियां भी इससे जुड़ी रहती हैं। पाचक रसों के जो रसों को बनाने वाली ग्रंथियां हैं वो भी इसी से जुड़ी रहती हैं, पोषण नाल से। ठीक, अब आगे समझें, या अपने मेन पॉइंटों को विद्यार्थियों, अब इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। यानी इसके जो विभेद हैं, क्रम है मुख, ग्रेसनी, ग्रासनली, आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र। और ये पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र 2 भागों में, पोषण नाल, सहायक अंग। ठीक, अब चलिए मुख्य पॉइंटों को नोट कर लें। मुख में दांत, जीभ। अब जैसे यहाँ मुख है, अब इसको थोड़ा थोड़ा आप समझ लेना। मुख, ग्रासनली, आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र को थोड़ा थोड़ा समझ लें। मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख में दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ मुख के पाचन से संबंधित यह अंग है और ऊपरी जबड़ा स्थिर तथा निचला चलायमान होता है। मुख के अंतर्गत दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ
दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ मुख के पाचन से संबंधित अंग हैं, इनके मुख से पाचन संबंधी अंग कहा गया है। और जबड़ा के विषय में कहा गया है, यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा जबड़ा चलायमान है, तो ऊपरी जबड़ा स्थिर रहता है और नीचे वाला चलायमान होता है, ठीक। और दांत के 3 भाग होते हैं, वे कौन कौन से हैं? शिखर, ग्रीवा, मूल। दांत के 3 भाग, शिखर, ग्रीवा, मूल, ठीक। और कार्य के आधार पर इसके दांत के 4 प्रकार होते हैं। वैसे तो जो है दांत के 3 भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा, मूल। मूल माने जड़, ग्रीवा माने गर्दन, शिखर माने ऊपर का भाग, ठीक। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं 3 भाग में है। फिर कार्य के आधार पर, यानी जिस प्रकार से दांत कार्य करते हैं, तो कृतक या इंसाइजर्स, इसको कृतक कहें या इंसाइजर्स। और फिर दूसरा है रदनक या कैनाइंस। और अग्र वाले जो दांत होते हैं, अग्र, चर्वणक या प्रीमोलर्स। और चौथा है चवर्णक या मोलर्स। यानी 4 भागों में है, कृतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। अग्रचर्वणक और चवर्णक, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लें तो आप समझ में आ जाएगा, इसके नाम याद हो जाएंगे। वैसे ये पॉइंटों में आप नोट कर लें और समझने के लिए थोड़ा समझ लें। जो कृतक इंजाइस होता है ना, ये भोजन के टुकड़े करने वाले ये दांत मुंह के अग्रभाग में स्थित होते हैं, ये अग्रभाग में स्थित होते हैं। और जो रदनक है, रदनक या कैनाइंस, वे दांत जिनका शिखर नुकीला था, ये भोजन को फाड़ने में सहायक होते हैं। रदनक यानी ये भोजन को फाड़ने में सहायक होते हैं। अग्र वाले, इन्हें बाइकस्पिट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भोजन चबाने के लिए 2 हिस्से होते हैं। भोजन चबाने के लिए इसमें 2 हिस्से होते हैं, इससे भोजन चबाया जाता है। और चवर्णक ये भोजन को चबाने के काम आते हैं, इनमें 4 या 5 हिस्से होते हैं। अब ये तो डीप की बात हो गई विद्यार्थियों, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब ये 4 प्रकार के दांत आप जो है नोट कर लें, बस इतना पूछा जाएगा कितने प्रकार के दांत होते हैं, कृतक या इंजाइस, रदनक या कैनाइंस, अग्रचर्वणक या प्रीमोलर्स या चवर्णक या मोलर्स, ठीक। अब जीभ के विषय में समझ लें विद्यार्थियों। अलग अलग स्वाद का संज्ञान नोट कर लें, क्योंकि यही पूछा जाएगा इसमें जीभ के विषय में। अलग अलग स्वाद का संज्ञान यानी ज्ञान, तो जीभ के सामने का भाग में मीठा का ज्ञान होता है, यानी एहसास होता है। किनारों पर खट्टा, पीछे कड़वा तथा जो नमकीन स्वाद होता है, या पूरे जीभ पर इसका अनुभव होता है। या ध्यान दें, यही पूछा जाएगा अगर पूछा जाए क्वेश्चन में। तो देखो, जीभ के जो अगला भाग है उसमें मीठा का अनुभव होता है, और किनारे पर खट्टे का, और पीछे जो है कड़वे का एहसास होता है जुबान में, पीछे का भाग जो है उस पर। और नमकीन जो होता है पूरे जीभ पर इसका नमकीन का स्वाद अनुभव होता है। अगर जैसे हम कोई पदार्थ खाते हैं तो उसमें जो है ये जो स्वाद की कलियां होती हैं उनके अनुसार किस किस प्रकार से अनुभव होता है, तो वही डिफरेंट यहाँ बताया गया। ये आप नोट कर लें कि आगे मीठा, किनारों पर खट्टा, पीछे कड़वा तथा नमकीन स्वाद जो होता है पूरे जुबान पर होता है। एकदम सिंपल है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब लार ग्रंथियाँ, मुख में 6 लार ग्रंथियाँ हैं और 2 हैं, और इनके 3 नाम हैं। कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ, जीवाधार ग्रंथियाँ और सब अधोहनु ग्रंथियाँ। 3 प्रकार से कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ, जीवाधार ग्रंथियाँ और सब अधोहनु ग्रंथियाँ, ठीक। अगर लार ग्रंथियाँ मुख में पूछा जाए तो 6 बताएंगे, और इनका विभेद बताया जाएगा यानी प्रकार, तो आप 3 में बताएंगे, क्योंकि ये जोड़े में रहती हैं। अब आपने ये समझ लिया, मुख समझ लिया, अब ग्रसनी समझें विद्यार्थियों। इसके 3 भाग हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, स्वर यंत्र ग्रसनी। अब पूछा जाए ग्रसनी कितने भाग हैं, तो 3। वे कौन कौन सी? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, स्वर यंत्र ग्रसनी। और ग्रसनी की भित्ति 3 स्तरों से बनी होती है। ग्रसनी
यानी ग्रसनी के 3 भाग, यानी ग्रसनी के 3 भाग नासा ग्रसनी मुख, नासा मुख स्वर यंत्र। ठीक, अब इसकी जो भित्ति होती है 3 स्तरों से बनी होती है, श्लेष्मा, तंतु, पेशी स्तर। ठीक, इसकी भित्ति जो होती है 3 स्तरों से बनी होती है, श्लेष्मा, तंतु, पेशी स्तर। और इसका कार्य आप नोट कर लें, चबाए हुए भोजन को ग्रासनली में यह धकेलती है। चबाए हुए भोजन, जो भोजन चबाते हैं उसको यह ग्रासनली में धकेलने का यह कार्य करती है। ठीक, आप ग्रासनली को समझें। ग्रासनली से प्रारंभ, यानी यह जो ग्रासनली होती है यह ग्रसनी से प्रारंभ। अब यह ध्यान रखना, ग्रसनी है और फिर उसके बाद ग्रासनली है, नहीं डिफरेंट ना समझ में आए। तो ग्रसनी से प्रारंभ होकर यह जो नाल होती है ग्रसनी से प्रारंभ होकर, और यह 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है और ग्रीवा से उदर गुहा में प्रवेश कर आमाशय में खुलती है। अब विद्यार्थियों, जब यह ग्रीवा से जो है उदर गुहा में प्रवेश करके आमाशय में खुलती है तो इसके जो है और भी कार्य हैं, मतलब बीच में और जो है जैसे मेरुदंड से भी घूम कर जाती है, लेकिन आप यहाँ मेन पॉइंटों को नोट करें। अगर डीप में जाएंगे तो फिर जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन रखा है मुख्य कि जहाँ क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ग्रीवा से उदर गुहा में प्रवेश कर आमाशय में यह खुलती है और 9 सेकंड में भोजन ग्रसनी से आमाशय में पहुंच जाता है। यानी जो ग्रसनी से है, अब ढकेलने का काम ही तो सब हो रहा है, तो 9 सेकंड में, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में भोजन ग्रसनी से यानी ग्रासनली से आमाशय में पहुंच जाता है। यानी 9 सेकंड में भोजन ग्रसनी से आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक, अब आगे समझें आमाशय को। चौथा हो गया आमाशय। तो यह आहार नाल का सबसे चौड़ा एवं पाचन क्रिया का प्रमुख अंग है। आमाशय विद्यार्थियों आहार नाल का सबसे चौड़ा एवं पाचन क्रिया का प्रमुख अंग है। इसे स्टमक कहते हैं, आमाशय को स्टमक कहते हैं। और ग्रासनली के बाद से शुरू होकर यह छोटी आंत तक जाता है, यानी छोटी आंत तक जाता है। और छोटी आंत से भोजन वापसी नहीं, यानी जब यह जो है इसमें खाना पचता है तो जब उसके बाद जो छोटी आंत में प्रवेश हो जाता है, तो जब ढकेल देता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत से दोबारा जो है इसमें नहीं आता है खाना, यानी भोजन वगैरह इसमें नहीं आता है आमाशय में। यह ध्यान रखना है। या भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि छोटी आंत से भोजन वापसी नहीं होती है। और आमाशय पेशियों की क्रिया से ही आमाशय अपनी अंतर वस्तुओं को पचाता है, पीसता है, मथता है। अंतर वस्तुएं कौन, जो आप लिए हुए हैं, यानी जो ग्रहण किए हुए हैं भोजन, उसी को। यानी आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा एवं पाचन क्रिया का प्रमुख अंग है। ग्रास नली के बाद से शुरू होकर यह छोटी आंत तक जाता है और यह छोटी आंत से भोजन वापसी नहीं होती है, जो आप भेज चुके हुए होते हैं या शरीर भेज चुका हुआ होता है। और आमाशय पेशियों की क्रिया से ही आमाशय अपनी अंतर्वस्तियों को पचाता, पीसता, मथता है। आमाशय के 3 भाग हैं, वह कौन कौन से हैं? ऊपरी फंस, मध्य पिंड और निम्न जठर निर्गम कोटर। और यहीं पर विद्यार्थियों जठर रस का उत्पन्न होता है। अब यह क्वेश्चन बन सकता है, तो आमाशय में कौन से रस का उत्पन्न होता है? तो जठर रस का उत्पन्न होता है। जठर रस इसमें उत्पन्न होता है। कहाँ पर? निम्न जठर निर्गम कोटर में। जो ये 3 भाग हैं आमाशय के, 3 भाग, ऊपरी फंड, मध्य पिंड और निम्न जठर निर्गम कोटर। और विद्यार्थियों आमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, हार्दिकी ग्रंथियाँ, व्युग्न ग्रंथियाँ और पक्वाशय ग्रंथियाँ। आमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, वे कौन कौन सी हैं? वह हैं हार्दिकी, व्युग्न ग्रंथियाँ और पक्वाशय ग्रंथियाँ। ठीक, अब विद्यार्थियों आगे समझते हैं 5वें नंबर का क्षुद्रांत्र, यानी क्षुदांत्र या छोटी आंत। छोटी आंत एक कुंडलित
नुमा नली है, यानी छोटी आंत एक कुंडलित नली है जो आमाशय के दाहिने छोर अर्थात पक्वाशिक द्वार से बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग जहाँ इलियोशिकल वाल्व होता है, जहाँ पर इलियोशिकल वाल्व होता है तक फैली रहती है। दोबारा समझ लें। देखो, ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत एक कुंडली नली है जो आमाशय के दाहिने छोर किस तरफ, दाहिने छोर की तरफ से अर्थात पक्वाशिक द्वार से, वहाँ पर पक्वाशिक द्वार है, वहाँ से बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग से, यानी प्रारंभिक भाग जहाँ तक इलियोशिकल है वहाँ पर, यानी बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग वहाँ तक है ना, छोटी आंत है बड़ी आंत तक, तो जहाँ पर इलियोशिकल वाल्व होता है वहाँ तक फैली रहती है। इसकी लंबाई नोट कर लें, पूछा जाएगा 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी यानी छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 भाग हैं, पक्वाशय, मध्यांत्र और शेषांत्र। इसके यानी छोटी आंत के 3 भाग हैं, पक्वाशय, मध्यांत्र और शेषांत्र। अब थोड़ा इसके विषय में समझ लें क्योंकि यह सिलेबस में है। विद्यार्थियों, पक्वाशय में 2 रस, वे कौन कौन से? यकृत रस, पित्त, अग्नाशय या क्लोम रस, यानी और यह रस जो होते हैं, ये रस जो होते हैं क्षारीय होते हैं। पक्वाशय में 2 रस, यानी ये छोटी आंत का भाग है नहीं, पक्वाशय, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो पक्वाशय में 2 रस, यकृत रस, पित्त, अग्नाशय या क्लोम रस, ये एक हो गया यकृत रस, पित्त, दूसरा अग्नाशय या क्लोम रस, और ये दोनों रस क्षारीय होते हैं। अब विद्यार्थियों 6ठे नंबर का समझते हैं, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का भी मेन पॉइंट आप नोट कर लें। बड़ी आंत पाचन प्रणाली का अंतिम भाग है। बड़ी आंत क्या है? यह पाचन प्रणाली का अंतिम भाग है जो इलियम के अंत से, कहाँ से? इलियम के अंत से गुदा तक विस्तृत है। विद्यार्थियों, बड़ी आंत पाचन प्रणाली का अंतिम भाग है जो इलियम के अंत से गुदा तक विस्तृत है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर है लगभग। सब में विद्यार्थियों लगभग है, यानी जैसे ये अब छोटी आंत 6.5 मीटर बताया गया तो यह भी लगभग में ही लिखा जाएगा। वैसे ही बड़ी आंत 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लगभग और चौड़ाई इसकी होती है यानी मोटाई छोटी आंत से 2 गुना मोटी होती है। अब छोटी आंत थी 2.5, तो इसको क्या कहेंगे? तो छोटी आंत 2.5 सेंटीमीटर था तो इसको 5 सेंटीमीटर बस, यानी नहीं सॉरी 4 यानी 4.10 सेंटीमीटर इसको कहेंगे फिर। लेकिन फिर भी आप ऐसे ही समझ लें, ये पूछा जाएगा कि लंबाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर और छोटी आंत से 2 गुना मोटी होती है, यह समझने के लिए है। अब 2 गुना के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। और आंत को कवर कर छोटी ये जो है छोटी आंत को कवर किए रहती है, बड़ी आंत छोटी आंत को कवर किए रहती है। ठीक विद्यार्थियों, इसके जो है बड़ी आंत के भी इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, यह याद नोट कर लें। आधंत्रात, कोलन, रेक्टम या मलाशय, यानी दोबारा समझ लें। देखो, एक ये हो गए अन्नधात्र और दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम या मलाशय। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने पाचन तंत्र को समझा और इसमें पोषण नाल को समझा और सहायक अंग को अगले वीडियो में समझेंगे। और जहाँ कहीं ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना।
मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसमें हमने मुख, ग्रेसनी, ग्रासनली, आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र को मुख्य पॉइंटों को समझ लिया और आपने नोट भी तैयार कर लिया होगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।